Welcome to you all on our YouTube channel VS English Academy. Today in this video we are going to learn a new topic. The name of that new topic I am going to teach you through this video, through the medium of this video, and the name is infinitives. तो आज हम बात करेंगे infinitives की. Okay, myself Mr. Vinod sir welcoming to you all by heart. So let's start new topic of the video. Infinitives. अभी infinitives होता क्या है? देखो, actually there are many more different types of what verb. ठीक है, जैसे कि verb में main verb भी आता है, helping verb भी आता है, जिसको हम auxiliary कहते हैं, is it? उसके साथ साथ जो है ना ट्रांजिटिव वर्ब भी होता है, उसके साथ साथ इंट्रांजिटिव वर्ब भी आता है, और साथ में जो है ना, जैसे कि ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द वर्ब, सेम इन्हीं के जैसे जो है ना और दूसरे दो प्रकार के वर्ब्स के टाइप्स होते हैं, उनकी हम आज बात करने वाले। हाँ, उसके साथ साथ मॉडल ऑक्सिलरीज, ये भी तो वर्ब के प्रकार होते हैं। इनमें से ठीक है, किसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, तो फिर किसके बारे में करेंगे? आज जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर में हम सीखने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो है वर्ब्स के दो अलग अलग प्रकार। एक है फाइनाइट वर्ब, ठीक है, ये तो यहाँ पे लिख के देता हूँ, ठीक है, वर्ब्स या फिर वर्ब मान के चलते हैं, ठीक है, आएगा यहाँ पे फाइनाइट वर्ब, ठीक है, और एक दूसरा होता है इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ठीक है। सो दीज आर दी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, और उसके बाद ये कुछ तो भी और वर्ब के प्रकार होते हैं, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब मतलब क्या होता है? द वर्ब और द टाइप ऑफ वर्ब or the form of verb which changes according to change in the tense, change in the person, change in the singular or plural, that means in number. So नंबर के अनुसार चेंज होने वाला जो वर्ब होता है उसको फाइनाइट होता है, मतलब उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। पर्सन के अनुसार चेंज होने वाला जो वर्ब होता है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसके साथ साथ यस, क्या बताया मैंने, नंबर के साथ साथ चेंज होने वाले फाइनाइट होते हैं। टेंस के अनुसार बदलने वाला जो होता है, हाँ, सब्जेक्ट के अनुसार भी बदलने वाला जो वर्ब होता है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन आज फाइनाइट वर्ब की बात नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ अलग एक इंडिपेंडेंट वीडियो आपको मिल जाएगा, मैं बना दूंगा। लेकिन आज हम बात करते हैं इनफाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब के बारे में, क्योंकि पेपर में जो है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है in the point of view of examinations, तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे, and that is our infinite verb. क्या होता है infinite verb? देखो, so infinite verb, okay, infinite verb के भी अलग अलग तीन प्रकार है, ठीक है, वो कौन कौन से, चलो उसकी बात करते हैं। So there are three different types of what infinite verb. एक होता है infinitives, एक होता है infinitives. Second one, the type of infinitive is gerund, ये होगा gerund. उसके बाद आता है participle, उसके बाद होता है participle। समझ में आ गया? So वर्ब के दो प्रकार, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। उसके बाद इनफाइनाइट वर्ब जो है इसके भी तीन प्रकार होते हैं, एक इंफिनिटिव्स होता है, दूसरा जेरन होता है, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के भी देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन से हैं? देखो, पार्टिसिपल के थ्री डिफरेंट टाइप्स होता है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दूसरा जो है वो है पास्ट पार्टिसिपल, और जो थर्ड होता है वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इतना है, मतलब कौन से हैं? देखो, थ्री डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पार्टिसिपल। फर्स्ट वन प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड वन दैट इज अ परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन दिस वे जो है ना इंफिनिटिव्स के तीन अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इन तीन में से आज इस वीडियो के अंदर में जो है हम बात करेंगे इन्फिनिटिव्स की, क्या होता है इन्फिनिटिव्स। उसके बाद हम बात करेंगे जेरन की, और उसके बाद सेपरेटली हम इस टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे जिसका नाम है इन्फिनिटिव्स। बट लेकिन शुरू आगे बढ़ने के पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और हमारे चैनल, ठीक है,
सब्सक्राइब नहीं की हो तो जल्दी से जल्दी जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, बगल में जो बेल का सिंबल दिया है उसको प्रेस करना ना भूलना, ताकि जब भी हम अपलोड करेंगे किसी भी नए टॉपिक के साथ रिलेटेड यूट्यूब पर हमारी वीडियो, तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम यू कैन सी दोज वीडियोस, ओके, यू कैन वॉच दोज वीडियोस। तो बात करते हैं इंफिनिटीज की, ठीक है। इंफिनिटीज, अब देखो इंफिनिटीज मतलब क्या होता है, ठीक है। इंफिनिटीज मतलब क्या होता है, ये भी वर्ब है। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये दो बता दिए कि फाइनाइट वर्ब होता है और इनफाइनाइट वर्ब होता है, उसके बाद जो है ना इंफिनिटिव वर्ब नहीं होगा, जिरन ये कुछ वर्ब नहीं होगा, या फिर पार्टिसिपल वर्ब नहीं होता, नहीं, ये भी वर्ब है। यहाँ पे भी वर्ब की बात करेंगे और यहाँ पे भी हम वर्ब्स की ही बात करेंगे, लेकिन जो वर्ब रहेगा यहाँ पे कौन सा वर्ब, किस वर्ब से रिलेटेड बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारे मेन वर्ब से रिलेटेड, ठीक है। ये है हमारा मेन वर्ब। तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि नहीं वर्ब मतलब यहाँ पे बात हो रही है हमारी हेल्पिंग वर्ब की। जब मैं एग्जांपल दूंगा तो वो फोकस करेंगे हेल्पिंग वर्ब के ऊपर, और जो मेन वर्ब रहेगा जो कि सेंटर ऑफ दिस टॉपिक है उसको भूल जाएंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ ऐसा ना हो इसके लिए कि इस वीडियो में या फिर जो टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मेन वर्ब से रिलेटेड है, ठीक है। मेन वर्ब ही इस टॉपिक का आत्मा है, इस टॉपिक का सेंटर है। तो मेन वर्ब के दो प्रकार, इंफिनिटिव्स के तीन प्रकार, इंफिनिटिव्स, जेरन एंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के भी तीन प्रकार, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। सामने चलते हैं, बात करते हैं इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली एंड थोरोली इसके बारे में, इंफिनिटिव्स के बारे में बात करते हैं। इंफिनिटिव्स की टॉपिक है इंफिनिटिव्स। तो इंफिनिटिव्स जो है, इंफिनिटिव्स है, इसके अलग अलग तीन प्रकार होते हैं, इसके भी तीन प्रकार है, ठीक है। अब वो तीन अलग अलग प्रकार कौन से होते हैं, इसके तीन अलग अलग प्रकार होते हैं इंफिनिटिव्स के, वो यहाँ पे मैं आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफिनिटिव्स। फर्स्ट वन इज बेयर इंफिनिटिव्स, ओके, फर्स्ट वन इज अवर बेयर इंफिनिटिव्स, सेकंड वन इज अवर फुल इंफिनिटिव्स, एंड थर्ड वन इज अवर स्प्लिट इंफिनिटिव्स, ठीक है। स्प्लिट इंफिनिटिव्स, बेयर इंफिनिटिव्स, फुल इंफिनिटिव्स एंड स्प्लिट इंफिनिटिव्स, ठीक है। अब ये बेयर मतलब कुछ ऐसे इंफिनिटिव्स की हम बात करेंगे जिसमें कुछ एक चीज नहीं लगाई जाती, इसलिए उसको बेयर इंफिनिटिव्स कहते हैं। बेयर मतलब क्या होता है, बेयर फीट मतलब क्या होता है, जिनके पैर में चप्पल या फिर शूज नहीं होते हैं, ऐसे पैर को हम कहते हैं बेयर फीट। तो ठीक उसी प्रकार से कुछ तो भी चीज मिसिंग है हमारे पैरों में, इसलिए हमने कहा है बेयर फीट। तो उसी प्रकार से इंफिनिटिव्स जो कुछ चीजों के बगैर यूज किए जाते हैं, इसलिए उनको जो है ना बेयर इंफिनिटिव्स कहते हैं। यहाँ पे फुल इंफिनिटिव्स, ठीक है, धीरे धीरे मैं बता देता। स्प्लिट मतलब क्या होता है, किसी ज्वाइन किए हुए चीज को टुकड़ों में डिवाइड करना, स्पेयर करना, सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्प्लिट। तो स्प्लिट इंफिनिटिव्स की भी हम बात करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं बेयर इंफिनिटिव्स। तो अभी पहला कंसेप्ट रहेगा हमारा बेयर इंफिनिटिव्स का। बेयर इंफिनिटिव्स का, लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले मैं बता देना चाहता हूं, बेयर इंफिनिटिव्स को पढ़ाने के पहले मैं बता देता हूं कि ये जो है इंफिनिटिव्स, ये मेन वर्ब का ही टाइप्स। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की यही गलती होती है कि जब भी इंफिनिटिव्स के बारे में बात की जाती है या फिर इंफिनिटिव्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो वो फोकस करते हैं ऑक्सिलरीज के ऊपर या फिर मॉडल्स के ऊपर। इसलिए मैं रिपीटेडली मैं कहता जा रहा हूं, बता रहा हूं कि इंफिनिटिव्स जो है इट इज ए टाइप ऑफ मेन वर्ब, इट इज ए टाइप ऑफ मेन वर्ब। क्लियर, चलते हैं बात करते हैं बेयर इंफिनिटिव्स। बेयर इंफिनिटिव्स मतलब क्या होता है, बेयर इंफिनिटिव्स ऐसे इंफिनिटिव्स मतलब सिंपल सी बात है वर्ब। इंफिनिटिव्स मींस व्हाट, वर्ब, मेन वर्ब, that is the infinitives, and the main verb which is called as what, infinitives, when is used, okay, in its base form,
बेस फॉर्म में यूज किया जाने वाला जो वर्ब होता है दैट इज द इंफिनिटिव्स, जो बेस फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल गो, ये क्या है? वर्ब है। कम, ये क्या है? वर्ब है। रीड, ये क्या है? ये भी वर्ब है। लाइक, वर्ब है। इसे राइट, वर्ब है। सी, वर्ब है। वॉच, वर्ब है। स्पीक, वर्ब है। हियर, वर्ब है। रन, वर्ब है। ठीक है, तो ये जो है गो, कम, रीड या फिर जो मैंने बताया अभी, वो सारे के सारे क्या है? हमारी इंफिनिटिव्स है। वो सारे क्या है? इंफिनिटिव्स है। क्या है? इंफिनिटिव्स। हमने बहुत बार सुना है टू इंफिनिटिव्स के बारे में। किसके बारे में? टू इंफिनिटिव्स के बारे में। लेकिन टू इंफिनिटिव्स मतलब क्या होता है? इंफिनिटिव्स अलग है और टू इंफिनिटिव्स अलग। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों को भी जो है इंफिनिटिव्स कहा जाता है। तो देखो तो देखो क्या होता है, स्लोली स्लोली समझा देता हूं। बेयर इंफिनिटिव्स मतलब कुछ ऐसे इंफिनिटिव्स, ठीक है। बेयर इंफिनिटिव्स मतलब इंफिनिटिव्स मैंने बता दिया है कि इंफिनिटिव्स मतलब होता है मेन वर्ब, जो कि बेस फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ना ही उसको एस लगाएंगे, ना ही उसको ईएस लगाएंगे, ना ही उसको ईडी लगाएंगे, ना ही उसको आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं लगाएंगे, जैसे कि उनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब टिकली पाउडर लगा के हमारा जन्म हुआ है क्या? मेरा जो जन्म हुआ है क्या मैं इसे शर्ट पैंट पहन के आया था? नहीं है, क्या नहीं? कोई ऐसे ये नहीं फनी करके जो है ना बढ़िया ब्यूटी पार्लर से जैसे निकलते हैं फ्रेश पेंटिंग पेंटिंग करके, ऐसा किसी का जन्म होता है क्या? नहीं होता है। लिपस्टिक लगा के किसी का जन्म हो गया, ऐसा कभी देखा है क्या? हमने ऐसा कभी पढ़ा है क्या? नहीं। तो जिस फॉर्म में हमारा जन्म होता है इट इज अवर बेस फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो बेस फॉर्म जो होता है वो एक ऐसा इंफिनिटिव होता है, एक ऐसा मेन वर्ब होता है जिसको ना एस लगाया जाता है, ना ईएस लगाया जाता है, ना ईडी, ना आईएनजी, ना कुछ भी। हाँ, तो ये बात होती है ईडी लगना, आईएनजी लगना, ये बात होती है टेंस। टेंस से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं किसी मेन वर्ब के बारे में तो जाके सोचा जाएगा कि इसमें आईएनजी लगाई या फिर ईडी लगाई या फिर क्या लगा। अगर हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके अनुसार जो है मेन वर्ब को एस ईएस लगाया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे इनमें से किसी की बात नहीं कर रहे। इसका मतलब जिस मेन वर्ब की हम बात कर रहे हैं वो है हमारा बेस फॉर्म, रूट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब को कहते हैं इंफिनिटिव्स, उसको कहते हैं इंफिनिटिव्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, कंसेप्ट है हमारी टू इंफिनिटिव्स, ओके, सॉरी बेयर इंफिनिटिव्स की। बेयर इंफिनिटिव्स मतलब कुछ ऐसे इंफिनिटिव्स, ठीक है, ऐसे ऐसे इंफिनिटिव्स जिनको टू नहीं लगता है। ठीक है, विदाउट टू हमने देखा ना टू इंफिनिटिव्स। टू इंफिनिटिव्स मतलब क्या होता है? मेन वर्ब के साथ साथ, मेन वर्ब के साथ साथ जब हम टू को लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था गो, कम, रन, ये क्या है? इंफिनिटिव्स है। लेकिन उसके साथ साथ उनके सामने, ठीक है, टू अगर हम लिख रहे हैं सो दैट विल बी अवर टू इंफिनिटिव्स, उसको हम कहेंगे टू इंफिनिटिव्स। लेकिन यहाँ पे बेयर इंफिनिटिव्स की बात चल रही है। क्या है? बेयर इंफिनिटिव्स। सो बेयर इंफिनिटिव्स मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ड्स में लिख के देता हूं, देखो विदाउट, ठीक है, विदाउट टू, इन शॉर्ट में लिख देता हूं मैं विदाउट टू। देखो इसको अंडरलाइन किया है। विदाउट टू मतलब वर्ब, मेन वर्ब जहां पे टू का यूज नहीं किया गया है उसको हम बोलेंगे बेयर इंफिनिटिव्स, उसको बोलेंगे बेयर इंफिनिटिव्स। सो ऐसे क्या कंडीशन है जहां पे टू का यूज नहीं किया जाता? मेन वर्ब का होता है लेकिन टू का यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको इंफिनिटिव्स कहा जाता है। देखो कंडीशन, देखो कुछ ऐसे वर्ड्स में यहाँ पे लिख के देता हूं इन ब्रैकेट में, जैसे कि लेट, ठीक है, सी, ईयर, ठीक है, सॉरी हियर, हियर ये नहीं चाहिए, HEAR, हियर सुनना, मेक, ठीक है, लेट, ये वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है, ये वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो एग्जाम में हमारे साथ जो है ना गिल्ली डंडे का काम, मतलब गिल्ली डंडे का खेल खेलते हैं और यही पे हम मार खा जाते हैं। सेंटेंस में इन वर्ड्स का अगर यूज है तो वहां पे जो है ना जो मेन वर्ब यूज किया जाएगा वो विदाउट टू यूज किया जाएगा। मेन वर्ब यूज कर रहे हैं मतलब व्हाट, वी आर यूजिंग व्हाट, मेन वर्ब, लेकिन इट इज विदाउट
यूजिंग टू, वो टू के साथ नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन ये है, ये रूल है कि अगर ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है, हमारे सेंटेंस में, तो उनके साथ टू इंफिनिटिव्स कभी भी यूज नहीं किया जाता। मतलब इंफिनिटिव यूज होता है, मेन वर्ब यूज किया जा रहा है, लेकिन टू के साथ नहीं यूज किया गया है, इसीलिए उन इंफिनिटिव्स को हम कहते हैं बेयर इंफिनिटिव्स। ठीक है, वॉच, वॉच और ईटीसी, ईटीसी और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो देखो, लेट, सी, हियर, हाउ, मेक, वॉच, ईटीसी, क्या है, ईटीसी। अगर ऐसे वर्ड्स हमारे सेंटेंस में आते हैं, तो उस सेंटेंस में जो है ना, टू इंफिनिटिव्स मतलब टू प्लस मेन वर्ब कभी भी यूज नहीं करना है, नहीं यूज करना है। अब ये जो मेक है, ठीक है, मेन वर्ब है, तो ये मेक जो है ना, मेक ही यूज होगा ऐसी बात नहीं। मेक का मेड भी आ सकता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जो मेक है ये फर्स्ट फॉर्म है, वो मेड भी आ सकता है, मेड, MEDE, मतलब सेकंड फॉर्म में भी आ सकता है। ये जो वॉच है, ये वॉच्ड भी आ सकता है, ये WATCH, वॉच्ड भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये सी है, ये सॉ भी हो सकता है। ये जो हियर है, ये हर्ड भी हो सकता है। सो हर्ड हो, सॉ हो, ठीक है, यहाँ पे मेड हो, यहाँ पे वॉच्ड हो, उस समय में जो है हमारा मेन वर्ब विदाउट टू ही यूज होना चाहिए, विदाउट टू। एग्जाम में आएगा फिल इन द ब्लैंक्स और सामने आएगा मेन वर्ब, हम क्या करेंगे, वहां पे लिख लेंगे टू, और ऑप्शन दिया हुआ है नो चेंज, हमने नो चेंज को भूल गए और डायरेक्ट उस फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दिया टू और उसके सामने मेन वर्ब, और वो देखा कि उस सेंटेंस में इनमें से कोई तो भी एक वर्ड यूज किया हुआ है, तो हो गई गड़बड़ी। इसलिए ध्यान में रखना है, इसलिए इनको फिक्स करना है कि ये अगर वर्ड्स हमारे सेंटेंस में आता है तो टू का यूज नहीं करना है। देखो एक कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूं, ठीक है, इन्हीं के मदद से। लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाना है, या फिर मुझे जाने दो। लेट मी गो नाउ मतलब अब मुझे जाना है, आता वाजले की 12 जाऊ द्या घरी, ठीक है। तो लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाना है, मुझे जाने दो। तो देखो हमारे एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, ये जो है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगी और यहाँ पे गो आएगा, और चार ऑप्शन रहेंगे, चार ऑप्शंस रहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करते हैं तो चार ऑप्शन में जो है ना टू आएगा, ठीक है, टू आएगा, और एक ऑप्शन रहेगा नो चेंज वाला। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, टू यूज करो या फिर नो चेंज। हमें तो बहुत बार सुना है टू इंफिनिटिव्स, टू इंफिनिटिव्स, टू इंफिनिटिव्स, और ये इंफिनिटिव्स टाइटल के अंडर में ही ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, टाइटल के अंदर में। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम बिना सोचे समझे क्या लिख देंगे, टू लिख देंगे, लेकिन भूल गए हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आया है, लेट। तो सेंटेंस में अगर लेट आया हुआ है, क्या आया हुआ है, लेट अगर आता है, तो समझ लेना कि वहां पे आने वाला जो मेन वर्ब रहेगा उसमें टू इंफिनिटिव्स मतलब टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेट मी गो नाउ, अभी मुझे जाने दो। सेकंड सेंटेंस देखो, हैव लिया है यहाँ पे, देखो हैव के सेंटेंस में भी जो है क्या नहीं आएगा, टू इंफिनिटिव्स नहीं आएगा। आई हैव माई मदर, ओके, कुक फूड, आई हैव माई मदर, ठीक है, आई हैव माई मदर कुक फूड, आई हैव माई मदर कुक फूड, आई हैव माई मदर कुक फूड। तो यहाँ पे कुक मेन वर्ब है, तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना कुक के पहले टू लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे भी टू नहीं आएगा। तो ये जो है मेन वर्ब, ये है इंफिनिटिव्स, लेकिन कौन सा इंफिनिटिव्स, इसको कहते हैं बेयर इंफिनिटिव्स, इसको कहेंगे बेयर इंफिनिटिव्स। ये है बेयर इंफिनिटिव्स, ये भी है हमारा बेयर इंफिनिटिव्स, क्योंकि ये दोनों मेन वर्ब है, दोनों क्या है, मेन वर्ब, लेकिन उसके पहले जो है हमने टू का यूज नहीं किया है, क्योंकि कंडीशन रूल ये कहता है कि अगर सेंटेंस में इनमें से किसी एक वर्ड का यूज किया गया है, तो फिर जो है ना उस सेंटेंस में आया हुआ जो मेन वर्ब रहेगा वहां पे जो है ना टू का यूज नहीं होगा। थर्ड सेंटेंस,
देखो दे, यहाँ पे मेक आया हुआ है, देखो दे मेड मी लॉफ, दे मेड मी लॉफ, ठीक है। तो ये जो लॉफ है, ठीक है, ये लॉफ हंसाना या फिर हंसना, ठीक है, हंसाना नहीं होता, ठीक है, हंसाना नहीं होता, लॉफ मतलब हंसाना नहीं होता, हंसना होता है, ठीक है, हंसना, हंसाना मतलब टू लॉफ, मेकिंग लॉफ, ठीक है, मेकिंग लॉफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे मेक का जो है ना, मैंने मेड यूज किया है, मैंने कहा ना कि वो सेकंड फॉर्म में भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे है दे मेड मी लॉफ, टू लॉफ नहीं कहा मैंने, टू लॉफ नहीं, ओनली लॉफ, तो यहाँ पे भी टू का यूज नहीं हुआ। तो जहां पे टू का यूज नहीं हो रहा है लेकिन मेन वर्ब आ रहा है, तो ऐसे मेन वर्ब जो कि ओके आर यूजिंग देयर इन सेंटेंसेस विदाउट टू, जो बिना टू के साथ आते हैं, मतलब जिसमें टू नहीं लगता है, ऐसे इंफिनिटिव्स को हम कहते हैं देयर इंफिनिटिव्स, ठीक है, उसको कहते हैं देयर इंफिनिटिव्स। अब देखो सामने she watched, ठीक है, she watched him pray, देखो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है मैंने, she watched him pray, उस लड़की ने उसको देखा, him pray, pray मतलब क्या होता है, पूजा पाठ करना, ठीक है, pray मतलब क्या होता है, पूजा पाठ करना। तो ये जो प्री है ये भी एक मेन वर्ब है, क्या है ये, मेन वर्ब है, उसके पहले भी टू का यूज नहीं किया है। तो ये हो गया हमारा पेयर इंफिनिटिव्स, ठीक है, पेयर इंफिनिटिव्स। तो मुझे लगता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गई है कि अगर ये वर्ड्स आते हैं, इनमें से कोई भी अगर वर्ड आता है, इनमें से लेट है, सी है, हियर है, हाउ है, मेक है, वॉच है, और भी आएंगे, और भी आएंगे, ईटीसी मैंने कहा है, लिखा है यहाँ पे। तो इनके जैसे वर्ड अगर सेंटेंस में यूज किए गए हैं तो उस सेंटेंस में यूज किया जाने वाला जो मेन वर्ब रहेगा उसके साथ टू लगाना बिल्कुल ही नहीं, विदाउट टू ही उसको यूज करना है। किसी ने पूछ लिया आपको कि आई हैव माय मदर कुक फूड, ये सेंटेंस गलत है या सही है, बिल्कुल गलत, ऐसा हम बोलेंगे, लेकिन ये गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाउ आया हुआ है। तो हाउ अगर आता है सेंटेंस में तो फिर जो मेन वर्ब रहेगा उसके पहले टू नहीं लगेगा। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं या फिर इस प्रकार से जो मेन वर्ब का यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं बेयर इंफिनिटिव्स। किसके बिना वो यूज किए जाते हैं, वो यूज किए जाते हैं टू के बिना, विदाउट टू। All these main verbs are used here and that's why those main verbs are called as pair infinitives। इसी की बात चल रही है, pair infinitives की ही बात चल रही है, फुल और स्प्लिट अभी शुरू नहीं किया है। तो देखो will, would, shall, should, उसके बाद may, might, उसके बाद देयर, ध्यान देना यहाँ पे कैन, कुड, ईटीसी, कुछ मिसिंग हो सकते हैं। देखो विल, वुड, शॉल, शुड, मे, माइट, डेयर, नीड, कैन, कुड, हाँ और है मस्ट, मस्ट, ठीक है। ऐसे अगर वर्ड्स आते हैं, ये सब क्या है, ये है हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज, ये है हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज। तो इनका जब भी सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, जब भी इनमें से कोई एक, ठीक है, सेंटेंस में यूज किया जाता है तो समझ लेना कि उसके साथ जो मेन वर्ब रहेगा, जो मेन वर्ब रहेगा वो हमेशा ही जो है फर्स्ट फॉर्म में आएगा। किसमें आएगा, फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, सेकंड फॉर्म में नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म में ही आना चाहिए। जब भी ये वर्ड सेंटेंस में दिखते या फिर हम लिख रहे हैं, हमें लिखना है, तो इफ वी आर यूजिंग, इफ वी आर राइटिंग वन ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है, तो उस समय में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। इन वर्ड्स के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जो भी है सटरम पटरम बिल्कुल ही नहीं लगता है। तो क्या लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। उसके सामने मैं कुछ बता देता हूँ, ठीक है, ये रूल्स है सारे के सारे, ये है रूल्स। इसके पहले भी हमने एक रूल देखा है, देयर इंफिनिटिव्स वाला, ये रूल नंबर सेकंड है, ठीक है।
रूल नंबर सेकंड और रूल नंबर थर्ड भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये सारा भजन जो है ना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो देखो थर्ड मैं रूल बता देता हूँ यहाँ पे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, देखो रादर, ठीक है, रादर आता है, बेटर आता है, बेटर, या फिर हैड बेटर, हैड बेटर, ईटीसी लिख देता हूँ यहाँ पे भी अगर कुछ मिसिंग है तो, ठीक है। सो रादर, बेटर एंड हैड बेटर, ईटीसी लिखा तो यहाँ पे एंड नहीं लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा हो गया समझ लेना, ठीक है। तो देखो रादर, बेटर, हैड बेटर, ईटीसी, इनके जैसे भी अगर वर्ड सेंटेंस में आते हैं तो भी जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, टू नहीं लगेगा, बिल्कुल टू नहीं लगेगा मेन वर्ब को, ठीक है। यू हैड, ओके, यू हैड बेटर गो और यू हैड बेटर लीव नाउ, चलो निकल जाओ भैया, आप अब चले जा सकते हो। यू हैड बेटर लीव नाउ, तो लीव क्या है, मेन वर्ब है, तो इसके पहले टू यूज नहीं किया है, क्यों नहीं, वर्ब आया हुआ है बेटर, बेटर, ठीक है। रूल में लिखा हुआ है कि हैड बेटर अगर वर्ड हमारे सेंटेंस में आया है तो उस समय में टू इन्फिनिटिव नहीं लगता है, टू इन्फिनिट। ये देखो ये सारे के सारे रूल्स जो है ना कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाता, मैं बोलता हूँ नहीं सिखाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, नो, नो, नेवर, ठीक है। सो यू हैड बेटर लिव नाउ, यू हैड बेटर लिव नाउ, तो देखो हैड बेटर आया तो लिव, टू इन्फिनिटिव्स नहीं है। यू यू सॉरी, वी वुड rather wait, we would rather wait, ये जो सेकंड सेकंड एग्जांपल देखो, we would rather wait, यहाँ पे क्या है, हमने rather का यूज किया है, क्या यूज किया है, rather, रूल में देखो यहाँ पे rather, तो अगर सेंटेंस में rather आता है तो देखो कैसा सेंटेंस हो गया, we would rather wait, we would rather wait, तो ये wait जो है ना ये है हमारा मेन वर्ब, ये क्या है, वेट, ये है मेन वर्ब, मेन वेट मतलब क्या होता है, इंतजार करना, इंतजार करना एक्शन वर्ड है, ये मेन वर्ब है, तो उसके पहले मैंने टू का यूज नहीं किया है। तो अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं कौन से, रादर है, बेटर है, हैड बेटर है, तो उन सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म आएगा, ना ही उसको एस लगाना, ना ही एस लगाना, ना ही ईडी पीडी कुछ भी नहीं लगाना, और साथ में उसके पहले टू भी नहीं लगेगा। टाइप्स ऑफ इंफिनिटिव्स जिसका नाम है फुल इंफिनिटिव्स, फुल इंफिनिटिव्स, ओके। अब ये फुल इंफिनिटिव्स मतलब क्या होता है, फुल इंफिनिटिव्स, फुल इंफिनिटिव्स मतलब जो होता है, इन शॉर्ट अगर मैं बताने जाऊं सिंगल वर्ड में, तो टू प्लस मेन वर्ब, टू प्लस मेन वर्ब, मतलब जो भी मेन वर्ब हम यूज करेंगे, जो भी मेन वर्ब हम यूज करेंगे उसके साथ साथ, उस मेन वर्ब के साथ साथ हम क्या ऐड करेंगे, टू ऐड करेंगे या फिर टू लिखेंगे। हमने बेयर इंफिनिटिव्स में देखा है कि टू का यूज नहीं होता, इंफिनिटिव्स मतलब मेन वर्ब का यूज होता है लेकिन टू के साथ नहीं या फिर टू यूज नहीं किया जाता है, तो ऐसे मेन वर्ब्स को हम कहते हैं बेयर इंफिनिटिव्स। यहाँ पे कुछ उल्टा है, दिस वन कंसेप्ट इज वर्किंग अपोजिट टू दैट बेयर इंफिनिटिव्स। यहाँ पे क्या कहा जाता है, या फिर ये जो फुल इंफिनिटिव्स होता है इसमें टू का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, टू का यूज किया जाता है, टू प्लस मेन वर्ब इज टू इंफिनिटिव्स। तो ये जो टू इंफिनिटिव्स है, ठीक है, टू इंफिनिटिव जो है ये एज ए नाउन वर्क करता है इन द सेंटेंस, ठीक है, एज ए नाउन वर्क करता है इन द सेंटेंस। तो इसीलिए जो है ना ये जो टू इंफिनिटिव सॉरी फुल इंफिनिटिव्स होते हैं इनको वर्बियल नाउन कहा जाता है। दिस फुल इंफिनिटिव्स, ओके, ये जो फुल इंफिनिटिव्स होता है इट वर्क्स एज ए नाउन इन द सेंटेंस, एज ए नाउन इन द सेंटेंस, इट कैन बी यूज्ड और इट वर्क्स एंड दैट्स व्हाई इन वर्ब्स को हम कहते हैं वर्बियल नाउन। मतलब एक ऐसा वर्ब जिसमें वर्ब का भी रोल, मतलब जिसके द्वारा वर्ब का रोल होता है प्ले किया जाएगा,
उसके साथ साथ जो है ना वो नाउन का भी रोल प्ले करता है। अगर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जापान का एक एग्जांपल है, ठीक है। जापान में क्या हो रहा था, ये दो मेजर स्टेशन थे, ठीक है। जापान क्यों नाम है जापान का, क्यों जापान की टेक्नोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है ना, दे आर परचेसिंग टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज फ्रॉम जापान दिस कंट्री। और जापान की विशेषता क्या है, इट इज सराउंडेड बाय द वाटर। जापान जो है ना ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड्स का मिलकर जो है ना एक कंट्री बना हुआ है। यहाँ पे एक एक सिटी मतलब एक एक आइलैंड मान के चलते हैं। और यहाँ पे नेचुरल फिनोमिना जो है, नेचुरल कैलेमिटी जो है ना आए दिन आते रहते हैं। दे ऑल, दैट मींस द जापानीज आर कंप्लीटली फैमिलियर विथ ऑल दोस डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, सुनामी, वोल्केनोज, आते जाने वाली मेहमान है। जैसे कि हम ब्रीदिंग करते हैं नहीं, इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं ना, तो उसी प्रकार से आया गया आया गया आया गया। इसलिए ज्यादातर यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। जब भी अर्थक्वेक या फिर वोल्केनोज या फिर सुनामी वगैरह होती है ना, तो इसकी वजह से ज्यादा तोड़फोड़ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो स्टील से बनाई होती है। उनकी जो बिल्डिंग होती है ना ऐसे झुक जाती है, ठीक। नॉर्मल आ गया, चलो चलो ऐसे झुक जाओ, तो हवा चली जाती है ऐसे, फिर से नॉर्मल पोजीशन। सो मोस्ट ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है जापान में, ठीक है, वो स्टील से या फिर इस प्रकार से बनाए जाते हैं जिसके ऊपर जो है ना नेचुरल कैलेमिटी का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो मैं बता रहा था कि जापान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ठीक है। जापान में जो है ना किस प्रकार से, किस एंगल से जो है ना एजुकेशन की तरफ देखा जाता है, और क्यों जापान जो है ना इतनी स्पीडीली आगे जा रहा है। जबकि जो है ना वहां पे मुर्दे जलाने के लिए जो है ना वेटिंग लिस्ट पे रहना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है। जब नंबर आता है तब जाके अपने को दफनाने के लिए फिर जलाने के लिए जो भी है वो प्रोसेस उनका रिलीजन के अकॉर्डिंग, वो सब सेरेमनी जो है ना, फिर सेरेमनी उनको कंडक्ट करने के लिए वहां पे चांस आता है, तब तक वो वेटिंग में रहते हैं। तो देखो ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो है ना जापान जो है ना टेक्नोलॉजी में नंबर 1 रैंकिंग करता है। उसके पीछे का रीजन है कि इफ वी आर गिविंग मच मोर इंपॉर्टेंट टू द एजुकेशन, देन ओनली देयर इज अ चांस टू प्रोग्रेस अवरसेल्फ विद अवर कंट्रीज। हमारा अगर डेवलपमेंट होता है तो ही जो है इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे देश का डेवलपमेंट हो जाएगा। अदरवाइज जो है ना देश ऐसा कोई लिविंग नहीं है जिसकी डेवलपमेंट हो गई तो पूरे के पूरे लोगों की डेवलपमेंट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हमारी डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी देश का डेवलपमेंट। इट मींस हमारे नहीं, देश में रहने वाले जो लोग होते हैं, इफ दे आर लिटरेट, इफ दे आर एजुकेटेड, ठीक है, इफ दे आर रिस्पेक्टिंग टू द एजुकेशन, देन ओनली जो है ना कहा जाएगा कि वो कंट्री जो है ना डेवलप कर रही है या फिर वो कंट्री डेवलप है। तो जापान, ठीक है, ये जो है जापान, ठीक है, यहाँ पे एक मेन स्टेशन है, यहाँ पे दूसरा एक मेन स्टेशन है, बीच में जो है ना एक छोटा सा स्टेशन है। तो ये जो ट्रेन है निकलती थी, यहाँ पे रुकती थी 2-4 मिनट के लिए और फिर मेजर स्टेशन पर जाकर, बड़ा स्टेशन है, ये दोनों जो है ना बड़े स्टेशन है, और जो बीच वाला बी नाम का जो स्टेशन है, एक फॉर एग्जांपल ये छोटा स्टेशन। तो कुछ समय तक जो है ना यहाँ से जो है ना बहुत सारे पैसेंजर भर भर के जो है ना दे वर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस स्टेशन टू दिस एंड दिस वन टू दिस वन, और इस प्रकार से आगे जर्नी कर रहे थे। इसी तो देखो हुआ क्या ऐसे कुछ दिनों के बाद जो है ना, कुछ सालों के बाद धीरे धीरे उस पैसेंजर की संख्या घट गई। क्यों घट गई, क्योंकि उसके कंपैरिजन में जो है ना मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है ना आ गए, अवेलेबल हो गए, जो इन प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते थे या फिर उनका यूज करते थे, ठीक है। वहां पे जैसे कि अपनी इंडिया की बात करते हो तो बसेस आ गई, फिर ऑटो आ गया, टैक्सी आ गया, 4 व्हीलर आ गया, 2 व्हीलर आ गया, साइकिल आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया। तो इन सब अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज बढ़ने लगा। यूज बढ़ने की वजह से जो ट्रेन से ट्रेवलिंग करने वाले लोग थे उनकी संख्या घट गई, पैसेंजर की संख्या घट गई। पैसेंजर की संख्या घट गई तो यहाँ पे जो बीच में पहले स्टे करती थी, रुकती थी, अब वहां का जो ट्रेन डिपार्टमेंट है या फिर जो ट्रेन डिपार्टमेंट है उसको लगा कि अब पैसेंजर की संख्या तो घट गई है। जब पता किया तो एक ही ओनली जो है ना, एक ही पैसेंजर ने यहाँ से यहाँ तक आता था, यहाँ से मतलब यहाँ पे उतरता था और ट्रेन आगे जाती थी, और उसके आगे जो है ना वो रिवर्स आती थी या फिर उसके आगे नेक्स्ट स्टेशन पर जाती थी। तो मसला ये है कि ओनली सिंगल पैसेंजर वॉज ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन। यहाँ से यहाँ पे रुकती थी गाड़ी, यहाँ पे वो पैसेंजर उतरता था, और बाद में जो है मतलब एक पैसेंजर के लिए गाड़ी को यहाँ पे उतरना पड़ता था, ये छोटे से स्टेशन पर। हमें पता है कि स्टेशन अगर चलाना है तो उसके लिए जो है ना 5-50 एम्प्लॉइज की आवश्यकता होती है। 5-50 एम्प्लॉइज के लिए गवर्नमेंट का जो है ना करोड़ रुपए का पेमेंट जाता है। मतलब एक पैसेंजर के लिए जो है ना ये ट्रेन को यहाँ पे रुकना पड़ रहा है, 5 मिनट उसका समय चला गया, उसके साथ साथ जो है ना सरकार का जो है ना करोड़ों रुपए जा रहा है। तो फिर रेलवे डिपार्टमेंट ने सोचा कि नहीं, ये जो छोटा स्टेशन है उसको उठा के फेंक देने का, यहाँ पे जो है नेक्स्ट टाइम से ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि फॉर द सिंगल पैसेंजर जो है ना ट्रेन को रोकना पॉसिबल नहीं है या फिर अच्छी बात नहीं, वो तो फायदे वाली बात नहीं, नुकसानकारक है। तो सोचा ट्रेन डिपार्टमेंट ने यहाँ से ट्रेन शुरू करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है। तो फिर
वो जो पैसेंजर है उसने थोड़ा सा कंप्लेन किया गवर्नमेंट की तरफ में कि भाई मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे छोटे स्टेशन पर वो ट्रेन रुकना मतलब उन्होंने जो है मना कर दिया है, तो कुछ एक्शन लो। गवर्नमेंट ने फिर जो है ना अपने अथॉरिटी की तरफ से सर्वे किया कि देखो कि ट्रेन से कितने सफर कर रहे हैं और जो भी डेली अप डाउन करने वाला जो पैसेंजर यहाँ पे छोटे स्टेशन पर उतर रहा है उसका वहां पे जाने के पीछे पर्पज क्या है, क्यों वो जाता है। तो जब गवर्नमेंट ने सर्वे किया तो पता चला कि वो जो पैसेंजर यहाँ से बड़े स्टेशन पर से वो ट्रेन के ऊपर बैठती है और यहाँ पे उतरते, बेसिकली दैट वन पैसेंजर इज नो वन अदर देन ए स्टूडेंट। वो जो है ना एक स्टूडेंट है, यहाँ पे वो स्टूडेंट उतरती थी, इसके बगल में जो है ना इस गांव में, ठीक है, जिस गांव में छोटा सा स्टेशन था वहां पे जो है ना उसकी कॉलेज थी। एक ही स्टूडेंट है, एक ही स्टूडेंट है, यहाँ से निकलती है कॉलेज जाने के लिए। और जनरली बड़े कॉलेज जो होते हैं ना सिटी के बाहर होते हैं, हमें पता है बड़े बड़े कॉलेज सिटी के अंदर उतनी जगह नहीं मिलती उनको अवेलेबल, दैट्स व्हाई जो है ना वो सिटी के बाहर होते हैं। तो उसी प्रकार से मान के चलिए छोटे से गाँव में जो है बड़ा सा कॉलेज था, यहाँ पे वो स्टूडेंट जाती थी पढ़ाई करने के लिए। गवर्नमेंट ने जब सर्वे किया तो पता चला कि एक स्टूडेंट, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लेना चाहिए था, एक स्टूडेंट्स के लिए वहां पे बीच में जो है ट्रेन रोकी जाए और ये जो 50 एम्प्लॉय उनका सैलरी पे करे। हमारा अगर गवर्नमेंट तो बोले बोल दिखे पीछे मारला काम, हजारों स्टूडेंट जाते हैं फिर भी गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग सीरियस एक्शन, इज इट। हमारे देश की कंडीशन है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि जब तक ये स्टूडेंट का पूरा एजुकेशन नहीं होता, जब तक वो यहाँ से ये कॉलेज छोड़ती नहीं, जब तक दूसरे यहाँ पे जॉब नहीं करती, दूसरे सिटी में या फिर दूसरे जगह पर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेती, जब तक वो यहाँ पे है तब तक ये ट्रेन यहाँ पे रुकेगी। तो देखो इतनी बड़ी ट्रेन जो है ना एक स्टूडेंट्स के लिए जो है यहाँ पे रुकी जाती थी इतने छोटे से स्टेशन पर। जब उसने पूरा ग्रेजुएशन किया, उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अपनी पीएचडी कंप्लीट की, पीएचडी कंप्लीट करने के बाद जब वो जॉब करने के लिए दूसरे जगह पर चली गई, तब जाके जो है ना ये छोटे से स्टेशन को बंद किया गया और डायरेक्ट यहाँ से ट्रेन जो है ना यहाँ पर आती थी, बीच वाला स्टेशन नहीं रुकती थी। हालांकि वहां से गुजरती थी लेकिन वहां पे नहीं रुकती थी। एंड दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट एंड वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वो गवर्नमेंट को पता था। देखो एक स्टूडेंट्स के लिए जो है ना गवर्नमेंट ने इतना करोड़ों का नुकसान झेल लिया, तो हमारे देश में ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स की बात करते हैं, अगर 500,000 भी स्टूडेंट्स है ना, देख रहे हैं ना गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन क्या है। नाउअडेज गवर्नमेंट इज थिंकिंग एंड मेनी मोर जो है ना हमारे स्टेट या फिर हमारे कंट्री की गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गई है। किसके नाम पर? कि बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है, क्यों नहीं है? उसके पीछे का कारण ये है कि क्वालिटी नहीं प्रोवाइड हो रही स्कूल से, ठीक है। वहाँ के जो टीचर है उनका नॉलेज अपडेटेड नहीं है या फिर उनको नई टेक्नोलॉजी जो है ना नहीं सिखाई जा रही। दे आर नॉट सेटिस्फाइंग टू द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स रिक्वायरमेंट्स, एंड दैट्स व्हाई जो है ना बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो धीरे धीरे माइनस हो रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट ने सीरियसली ध्यान दिया, पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने या फिर हम लोगों ने, समाज ने अगर थोड़ा सा एजुकेशन को बाय हार्ट लिया तो डेफिनेटली जो है ना चाइना सॉरी जापान के आगे हम चले जा सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन तो ढेरों है हमारे पास, इज इट। तो ये हमारे देश में नहीं है। तो तब भी देखो तब नहीं कि पढ़ाते समय पढ़ते समय जो ना कोई सवाल आ जाता है, खाली फुकट जो है ना परेशान करके चला जाता है, डिस्टर्ब करके चला जाता है और बाद में कहता है भैया तेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया रे, तेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया बोंगारिया। तो अब ये बोंगारी के पास क्या आंसर है? ये बताए कि नालायक लोग तुम डिस्टर्ब कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, कुत्ता भौंक रहा था, काका कर रहे थे, सड़क के ऊपर खेल रहे थे, घर के बगल में तो ग्राउंड बना लिया, हमका डमका 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 बहुत सारा है दुनिया भर का। बात करते हैं फुल इंफिनिटिव्स की। क्या है? टू प्लस मेन वर्ब, ठीक है, टू प्लस मेन वर्ब। और मैंने कहा है कि ये जो टू इंफिनिटिव्स होता है उनको वर्बियल नाउन भी कहा जाता है, बिकॉज इट हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। दो प्रकार का फंक्शन करता है, एक तो वर्ब का फंक्शन करता है। वर्ब का फंक्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मेन वर्ब ही है, जिसके पहले हमने क्या ऐड किया है, क्या लिखा है, टू है, मतलब वो वर्ब है। उसके साथ साथ वो नाउन का भी जो है ना रोल प्ले करता है, नाउन का। तो इस प्रकार से टू इंफिनिटिव्स मतलब ये फुल इंफिनिटिव्स जो है वर्ब प्लस नाउन का रोल प्ले करने की वजह से इस फुल इंफिनिटिव्स को कहा जाता है वर्बियल नाउन, ठीक है, वर्बियल नाउन। ये कोई नहीं बताएगा पापा, वर्बियल नाउन। देखो to read, okay, to read is a good habit. To read is a good habit. To read is a good habit मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे मैं कोई और नाम अगर लेता हूँ, देखो to read is a good habit। देखो एप्पल, अब फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस का मीनिंग लगता नहीं लगता वो डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन देखो एप्पल इज ए गुड, एप्पल इज ए गुड
ऐसा मैं लिखता हूं तो एप्पल क्या हो जाएगा, नाउन हो गया हमारा। एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, तो एप्पल क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ठीक एप्पल के जगह पर मैं चीकू लिखता हूं तो भी नाउन है, बनाना लिखता हूं तो भी नाउन है, चपाती लिखता हूं तो भी नाउन है, राइस लिखता हूं तो भी नाउन है, तो फिर ये नाउन क्यों नहीं रहेगा, ये नाउन क्यों नहीं रहेगा? बस हमने क्या किया, वर्ड चेंज किया है, वर्ड चेंज किया। तो ये देखो टू रीड इज ए गुड हैबिट, तो ये जो टू रीड है क्या किया है, रीड क्या है हमारा मेन वर्ब होता है, उसके पहले मैंने यूज किया है टू, तो ये होता है टू इंफिनिटिव्स, इसको कहते हैं टू इंफिनिटिव्स। मेन वर्ब के साथ साथ, मेन वर्ब के साथ साथ जब भी हम टू लिखते हैं, मतलब टू प्लस मेन वर्ब, ये जो फॉर्म जहां पे भी यूज किया जाता है समझ लेना कि वो क्या है हमारा टू इंफिनिटिव्स है। टू प्ले फुटबॉल is is best exercise। टू प्ले फुटबॉल, देखो यहाँ पे टू प्ले आया है, तो ये क्या है, टू इंफिनिटिव है, क्योंकि प्ले जो है ना हमारा मेन वर्ब है, और उसके साथ साथ हमने उसके पहले जो है ना उसके सामने क्या लिखा है, टू लिखा है। सो टू प्ले फुटबॉल इज बेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है, टू प्ले फुटबॉल इज बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज, लेकिन वो अच्छा बुरा उसकी बात नहीं करना है, हमें फोकस करना है किसके ऊपर, टू प्ले के ऊपर। तो ये है हमारा नाउन, ये क्या है, नाउन है, मतलब यहाँ पे प्ले मेन वर्ब है, यहाँ पे रीड मेन वर्ब है, ठीक है, लेकिन जो वर्ब है वो किसका रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे नाउन का रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए जो है ना इसको क्या कहा जाता है, वर्बियल नाउन कहा जाता है, क्योंकि वो वर्ब भी है और साथ में इट इज यूज्ड एज ए नाउन हियर इन दिस सेंटेंसेस, एंड दैट्स व्हाई इसको कहा जाता है वर्बियल नाउन, और साथ में टू इंफिनिटिव्स कहा जाता है, इसको ही फुल इंफिनिटिव्स भी कहा जाता है, इसको टू सॉल्व द सम, देखो यहाँ पे टू सॉल्व ये आया है, टू सॉल्व इसके ऊपर फोकस करना है, टू सॉल्व द सम इज वेरी इजी, वेरी इजी, इज वेरी इजी, टू सॉल्व द सम इज वेरी इजी, तो यहाँ पे टू सॉल्व आया हुआ है, तो ये है हमारा टू इंफिनिटिव। देखो टू इंफिनिटिव्स और जेरन, टू इंफिनिटिव्स और जेरन ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए जाते हैं। तीन चीजों को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, दो नहीं, जेरन और टू इंफिनिटिव्स वो तो एक्सचेंज होते हैं, उसके साथ साथ तीसरा एक वर्ड मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, क्या है मैंने, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरन और टू इंफिनिटिव्स, ये तीनों जो कंसेप्ट है ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, इसीलिए एग्जाम में जो है ना इनके एक्सचेंज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आता है। जैसे कि टू इंफिनिटिव यूज किया है सेंटेंस में, ठीक है, तो पूछा जाएगा कि इसका जेरन फॉर्म यूज करके सेंटेंस रिस्ट्रक्चर करो, ऐसा आएगा, ठीक है। या फिर अगर टू इंफिनिटिव है तो इंस्ट्रक्शन आएगा कि इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करके जो ना उस सेंटेंस को रीराइट करो, ये भी आता है एग्जाम में। कभी कभी क्या होता है, जेरन फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब यूज किया जाता है और इंस्ट्रक्शन आती है कि ये जो जेरन फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है उसको टू इंफिनिटिव फॉर्म में बदलकर सेंटेंस को फिर से लिखो। प्रेजेंट पार्टिसिपल आया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला सेंटेंस है, पूछा गया है इंस्ट्रक्शन में, क्या दिया है इंस्ट्रक्शन कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला सेंटेंस है इस प्रेजेंट पार्टिसिपल को जेरन या फिर टू इंफिनिटिव्स, ठीक है, टू इंफिनिटिव या फिर जेरन फॉर्म में चेंज करके सेंटेंस को फिर से लिखो। इसलिए अगर वो समझना है तो इसको पहले समझना अच्छी बात है या फिर समझना पड़ेगा। अगर ये क्लियर है तो ही जो है हम जेरन वाला या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है जो कि इसके साथ एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है, इसके साथ एक्सचेंज किया जाता है, इसके साथ एक्सचेंज किया जाता है, वो होगा हमारा फुल इंफिनिटिव्स। To help others is good quality of a person of a person of a, ठीक है। यहाँ पे देखो टू हेल्प लिखा हमने, क्या लिखा है यहाँ पे, टू हेल्प, ये क्या है, हेल्प क्या है, मेन वर्ब है, हेल्प क्या है हमारा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के पहले जो है हमने टू लिखा है,
तो ये हो गया हमारा टू इन्फिनिटिव्स। और जो टू इन्फिनिटिव्स होता है, किसी ने पूछ लिया कि चलो बाबा सभी को पता है कि टू इन्फिनिटिव सभी को आता है, एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में क्या करते हैं, वो जो पेपर सेटर होते हैं ना बहुत ही खतरनाक होते हैं, टेढ़े दिमाग के इंसान होते हैं, मालूम नहीं कौन से जन्म का बदला लेने के लिए वो पैदा हो गए हैं या फिर बदला लेना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। नाम भी पता होना चाहिए। वो क्या करते हैं, ये सेंटेंस देगा और ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन आएगा, क्या आएगा, आइडेंटिफाई फुल इन्फिनिटिव्स इन दिस सेंटेंस। आइडेंटिफाई या फिर अंडरलाइन या फिर शॉर्ट आउट फुल इन्फिनिटिव्स in this sentence, used in this sentence। और हमें क्या पता है, हमें टू इन्फिनिटिव्स पता है, फुल इन्फिनिटिव्स नहीं पता है। तो यहाँ पे आंसर पता है, नजरों के सामने दिख रहा है, वो आंसर खुद हमें बोल रहा है। अबे नालायक ज्यादा मत सोच, ये जो है ना मैं टू प्लस मेन वर्ब मैं हूं, इसी के बारे में उसने जो है ना क्वेश्चन पूछा है, उठा के लिख। अबे लीना बे कशाची वाट पाहून राहिल्या, लीना लेखा, लेकिन लेखा जो है हमारा गोंदिया, उसको ये नहीं पता कि टू इन्फिनिटिव्स मतलब टू प्लस मेन वर्ब जहां पे लगा होता है, जिसको टू इन्फिनिटिव्स कहते हैं, उसी के लिए दूसरा वर्ड है फुल इन्फिनिटिव्स। ये एक वर्ड हमारे लिए इतना खतरनाक साबित हो सकता है कि हमें आंसर आता है लेकिन फिर भी नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, कि पता ही नहीं है। इसलिए ये पता होना जरूरी है कि टू इन्फिनिटिव्स, देखो इन्फिनिटिव्स मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव्स मतलब बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जिसमें ना यस रहेगा, ना ईएस रहेगा, ना ईडी रहेगा, ना आईएनजी रहेगा, ना कुछ नहीं रहेगा। रूट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ही को कहते हैं हम इन्फिनिटिव्स। ठीक है, इन्फिनिटिव्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात किसकी चल रही है, फुल इन्फिनिटिव्स की। फुल इन्फिनिटिव्स मतलब क्या, जिसमें टू प्लस इन्फिनिटिव्स मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है। ओके, थर्ड वन टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव्स वो है हमारा स्प्लिट इन्फिनिटिव्स। So split infinitives मतलब क्या होता है, तो when we यहाँ पे when we place an adverb or adverbial phrase, ठीक है, adverb और adverbial phrase, adverbial phrase। अब एडवर्बियल फ्रेज मतलब जो फ्रेज एडवर्ब से बनी हुई है, या फिर जिस फ्रेज का यूज एज एन एडवर्ब किया जाता है इन द सेंटेंस, उसको कहते हैं फ्रेज। फ्रेज मतलब क्या होता है, एक छोटा सा सेंटेंस होता है जो 50% मीनिंग उसका समझ में आता है, विच एक्सप्रेस मीनिंग बट 50% नॉट 100%। उसका अर्थ जो है ना आधा समझ में आता है, आधा नहीं समझ में आता है, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस को ही हम कहते हैं फ्रेज। उसके भी अलग अलग प्रकार है, वो भी आने वाली वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। So when we place an adverb or adverbial phrase between the two, ये देखो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, between the two and the verb, two and the verb, okay, and split the infinitives form फॉर्म नहीं, फ्रॉम चाहिए, from the two infinitives from the two is called as split infinitives। ये नहीं बताएंगे कोई आपको ये क्या होता है स्प्लिट इन्फिनिटिव्स, बिल्कुल नहीं।
रेयर केस है कि जहां पे वेयर इंफिनिटिव पढ़ाया जाएगा, मोस्ट ऑफ केसेस में टू इंफिनिटिव ही पढ़ाया जाता है। लेकिन इंफिनिटिव के भी 3 प्रकार होते हैं, ये कब सीखेंगे भाई? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक ही चीज 17 बार नहीं पढ़ेंगे हम, एक ही चीज 17 बार नहीं पढ़ना है। एक ही चीज, हम बोलते हैं ना जिंदगी भर है तो पढ़ाई करना है, मतलब एक चीज के 1000 बार पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो भी चीज पढ़ना है जिंदगी में एक ही बार पढ़ो। दूसरी बार पढ़ रहे इसका मतलब पहली बार हमें समझ में नहीं आया था। तो अगर समझ में नहीं आया था तो छोड़ा क्यों भाई? कोई भी चीज जिंदगी में एक ही बार पढ़ो, 100 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से पढ़ना है, वही मैं बात बता रहा हूं यहाँ पे, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। किस प्रकार से? इस प्रकार से। ठीक है, लेंथ बड़ी हो रही है वीडियो की, डजंट मैटर, नॉलेज कितना आ रहा है इसके बारे में सोचना है, नॉलेज कितना मिल रहा है, नॉलेज की बात होनी चाहिए, टाइम पास वाली नहीं होनी चाहिए। तो देखो स्प्लिट इंफिनिटिव मतलब क्या होता है? क्या होता है देखो, इस डेफिनेशन से मैंने क्लियर कर दिया है। ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई ना? दैट मीन जो है ना, यू विल गेट व्हाट इज मीन बाय स्प्लिट इंफिनिटिव। व्हेन वी प्लेस एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज बिटवीन दी टू एंड दी वर्ब, टू एंड दी वर्ब। ये वर्ब कौन सा रहेगा? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेन वर्ब। ठीक है, एम लिख दिया इन शॉर्ट में, मेन वर्ब। मतलब ये जो है ना, ये जो टू है और यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, क्या कहा है? When we place an adverb or adverbial phrase between the to and the main verb, to और main verb के बीच में जब हम कोई adverb या फिर adverbial phrase, adverb या फिर कोई adverbial phrase लिखते हैं तो क्या हो गया? टू इधर आ गया, मेन वर्ब उधर चला गया। इसके पहले फुल इंफिनिटिव में हमने क्या देखा? टू और मेन वर्ब साथ में था। यहाँ पे क्या हो रहा है? टू अलग हो गया, मेन वर्ब अलग हो गया। तो जिसके कारण क्या हो गया? हमने उसको 2 टुकड़े में डिवाइड कर दिया, दूर कर दिया। ठीक है, बिछड़ गए बेचारे दोनों एक दूसरे से। इसलिए ऐसे इंफिनिटिव्स को हम कहते हैं या फिर कहा जाता है स्प्लिट इंफिनिटिव्स। टू प्ले है, टू प्ले अगर है। ठीक है, ये जो टू प्ले है इसको मैं स्प्लिट इंफिनिटिव कैसे करता हूं? देखो, टू सीरियसली प्ले, टू सीरियसली प्ले, टू प्ले का हो गया टू सीरियसली प्ले। इसका मतलब सेंटेंस कैसे करेंगे? वी आर ऑर्डर्ड या फिर प्लेयर्स वेयर ऑर्डर्ड, प्लेयर्स वेयर ऑर्डर्ड टू सीरियसली प्ले। प्लेयर्स को ऑर्डर दिया गया था कि खेलना है, लेकिन कैसे? सीरियसली खेलो, नहीं तो घर चले जाओ। फुट लेता हूं टू वॉक, टू वॉक। ठीक है, तो क्या हो जाए? टू वॉक है, टू केयरफुली वॉक। ध्यान देकर चलो रे, तो पत्थर पप्पी लेगा पैरों की। ठीक है, ये तो घुस जाएगा पैर के अंदर। ऐसा हो गया। तो टू केयरफुली वॉक, टू केयरफुली वॉक, वी आर टूल्ड। ठीक है, या फिर my father said to me, told me, okay, my father told me to carefully walk, to carefully walk, to walk नहीं, to carefully चलना है, लेकिन कैसे? carefully चलो, to go। यह है हमारा टू इंफिनिटिव। इसको स्प्लिट इंफिनिटिव कैसे करेंगे? टू सडनली गो। हम बोलते हैं अचानक चला गया, अचानक चला गया, तो क्या होता है? टू सडनली गो, टू सडनली गो। इसके बाद मैं फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ, टू रीड। हम बोलते हैं ना टू रीड, टू रीड, इसका हमने फुल इंफिनिटिव में एग्जाम्पल लिया था। टू रीड बोले टीचर है जल्दी जल्दी पढ़ो रे, जोर से नहीं, धीरे धीरे पढ़ो रे, ऐसे बोलते क्या? नहीं, पढ़ो ना, लेकिन कैसे? जल्दी जल्दी पढ़ो या फिर धीरे धीरे पढ़ो। तो टू रीड जो है ना, टू क्विकली रीड, टू क्विकली रीड, टू क्विकली रीड, टू क्विकली रीड। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया है? टू इंफिनिटिव्स को तोड़ दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है, और बीच में लिखा है सीरियसली, केयरफुली, सडनली, क्विकली। और ये सब क्या है? हमारे एडवर्ब है। एडवर्ब के जगह पर एडवर्बियल फ्रेज भी यूज की जा सकती है या फिर की जाती है। तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं स्प्लिट इंफिनिटिव्स। सो ऑल दिस 3 आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफिनिटिव्स। कौन कौन से इंफिनिटिव्स हमने बात की है? एक बेयर इंफिनिटिव्स, उसके 3 रूल मैंने बता दिए कि किस कंडीशन में
जो मेन वर्ब होते हैं वो विदाउट टू यूज किए जाते हैं। रूल भूलना नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद हमने सेकंड कंसेप्ट देखी है फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव जो टू प्लस मेन वर्ब के साथ आता है। मेन वर्ब कौन सा, उसका फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होना चाहिए। और स्प्लिट इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है, टू इन्फिनिटिव जो होते हैं टू के बाद एडवर्ब यूज करना या फिर कोई एडवर्बियल फ्रेज यूज करना, उसके बाद जो है ना मेन वर्ब यूज करना, इसको कहा जाता है स्प्लिट इन्फिनिटिव्स। सो गाइस, माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल दी सब्सक्राइबर्स एंड द फॉलोअर्स एंड द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स, ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही कुछ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ विथ डिफरेंट अंदाज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल गाइस and wishing you all the best. Thanks a lot. And हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। समझ में आ गया? और हाँ, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और साथ में कमेंट्स करना ना भूलना। कमेंट्स अच्छी करना, ठीक है, कमेंट्स अच्छी करना, ताकि मैं और अच्छी तरह से जो है ना आपको अगला टॉपिक जो है ना पढ़ाऊंगा। चलो, ओके, बाय, थैंक यू, सी यू।